right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका अपना ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक नए वंश के बारे में जो रहेगा हमारा तुगलक वंश। यह मध्यकालीन भारत की एक सीरीज चल रही है जिसमें मध्यकालीन भारत हमने पढ़ा, ठीक है, बलबन और उसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद हमने खिलजी वंश यहाँ पर पढ़ा और अब हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। तुगलक वंश के बारे में बात करें तो तुगलक वंश में कुल 8 शासक हुए, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और अंतिम राजा नसरुद्दीन महमूद। तो कुल 8 शासकों ने यहाँ पर शासन किया, जिसमें शुरू के जो प्रथम के 3 हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इनको हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट शासक हैं। पूरा तुगलक वंश इन्हीं के कंधों पे है और पूरा तुगलक वंश से जो क्वेश्चन आते हैं लगभग इन्हीं में से आते हैं। एक अंतिम वाला हमेशा याद रखना चाहिए, जो अंतिम शासक है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट ये ही 4 इसमें हैं बस। औरों के नाम तो शायद आपने बहुत ही कम सुने होंगे और कईयों ने तो इनके नाम भी नहीं सुने होंगे कि ये भी थे, क्योंकि यही 3 हैं। आप देखोगे सर्वाधिक यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बट हम यहाँ पर सभी को लेके चलेंगे और सभी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें सॉरी तुगलक वंश की, तो आपको पता है खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह, ठीक है। जो खुसरो था, नसरुद्दीन खुसरो, वह मैंने आपको बताया था वो हिंदू द्वारा परिवर्तित मुसलमान था, इसलिए उसके शत्रुओं ने उसके खिलाफ एक नारे लगाए थे कि इस्लाम खतरे में है। इसीलिए एक सीमा रक्षक था राज्यपाल, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सीमा रक्षक राज्यपाल बना, जिसका नाम था गाजी मलिक। उस गाजी मलिक ने क्या किया, नसरुद्दीन खुसरो शाह के साथ युद्ध करने का निश्चय किया और 5 सितंबर सन 1320 ईस्वी को इंद्रप्रस्थ में यानी कि दिल्ली में उसने नसरुद्दीन खुसरो शाह को हरा दिया और उसके बाद उसे मार दिया गया। तो अमीरों ने गाजी मलिक से आग्रह किया कि वह गद्दी पर बैठे, लेकिन गाजी मलिक ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर कोई शाह या अलाउद्दीन खिलजी के परिवार का बचा है तो उसको राजा बनाए, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन अमीरों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर 7 सितंबर 1920 को गाजी मलिक ने हजार सेतून जो महल था अलाउद्दीन खिलजी, वहाँ पर प्रवेश करके गयासुद्दीन तुगलक के नाम से नया तुगलक वंश की स्थापना की, ठीक। तुगलक वंश सन 1320 ईस्वी में शुरू हुआ और 1414 तक चला। तुगलक वंश का यह जो कार्यकाल रहा 94 साल का, यह दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे लंबा कार्यकाल 94 साल का तुगलक वंश का ही रहा और तुगलक वंश अंतिम तुर्क राजवंशों का अंतिम शासक था। मतलब तुर्क जो चल रहे हैं अभी, है ना, जैसे इल्तुतमिश है, बलबन है, तुर्क सरदार चल रहे थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी, सब जो तुर्क थे, उन तुर्कों में अंतिम जो शासक वंश है वो है आपका तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश के नामकरण और उसकी जाति के विषय में विद्वानों के आपस में मतभेद हैं कि ये कहाँ से आया था, कौन थे। इब्न बतूता का वृत्तांत जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लेते हैं क्योंकि इब्न बतूता वैसे आया था, आगे आएगा, मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता बताता है कि ये कोरोना वंश का बताता है, कोरोना, ठीक है, जो आजकल चल रहा है वही वाला, तो इसका नाम है करोना वंश। करोना वंश के बताता है इसको, और करोना वंश का कहता है कि यह करोना वंश कहते हैं, चगताई मंगोल ऐसा भी कहा जाता है उनको। तो इस प्रकार से कौन थे कहाँ थे इसमें पूरा मतभेद है, पूर्ण रूप से पता नहीं है कि कहाँ के हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सुल्तानों के बारे में। तो मैंने आपको जैसे बताया था पहले की 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत करते हैं उन्हीं से। बात करेंगे यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक से, ठीक। गियासुद्दीन तुगलक उपाधि थी गाजी मलिक, और
गाजी तुगलक, गाजी मलिक इसने उपाधि धारण की थी। इसने मंगोलों को एक बार हराया था, तब से इसने नाम रखा अपना गाजी मलिक। गाजी मतलब होता है काफिरों का घातक। काफिर या जो नॉन मुसलमान होते हैं उनको कहा जाता है काफिरों का घातक होता है। तो गाजी की उपाधि धारण करना दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तो यही हो गया। पहला फैक्टर तो यही मिल गया आपको, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला सुल्तान ही गयासुद्दीन तुगलक है। 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और सिर्फ 5 साल तक इसने शासन किया मात्र। ठीक है, कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की माता पंजाब की एक जाट थी और पिता बलबन का तुर्कीदास था। ठीक है, तो यानी कि कहें तो एक हिसाब से वो भी भारतीय था। ठीक, तो इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, जब खुसरो शाह नसरुद्दीन खुसरो शाह को इसने इसकी हत्या की। खुसरो शाह ने क्या किया था कि अपने आप को मतलब अपने आप को बचाने के लिए उसने कुछ बड़े अमीरों और कुछ जिनमें से क्या कहते हैं मौलवी भी थे, जो मतलब मुस्लिम जो थे, तो उन निजामुद्दीन औलिया जो धार्मिक व्यक्ति थे, उन सभी को इसने बहुत सारा क्या कहते हैं ज़मीनें दान में दी और पैसा दान में दिया, ताकि ये लोग नसरुद्दीन खुसरो शाह के साथ रहें और नसरुद्दीन खुसरो शाह राजा बना रहे। क्योंकि उसके शत्रु कहते थे कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि उसको वो इस्लाम का व्यक्ति नहीं मानते थे, वो हिंदू में परिवर्तित था। तो इसने सर्वप्रथम क्या किया, खुसरो खां द्वारा जो बांटी गई ज़मीन थी उस सब ज़मीनों को जब्त करा लिया। उन्होंने कहा भाई सबसे कहा कि जिसके पास खुसरो खां द्वारा दी गई ज़मीन है उस सभी ज़मीनों को राजा को वापस कर दिया जाए। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया से भी कहा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि वह जो पैसा जनता द्वारा कमाया गया, राजा के पास जनता का पैसा था, वो जनता में ही मैंने बांट दिया है। 500 कुछ ऐसे पैसे थे, असरफियाँ थी सोने की, तो वो मैंने सब गरीबों को खाना वाना खिला के बांट दिया। तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं, जिस वजह से इन दोनों के बीच में क्या रहा, हमेशा मनमुटाव रहा मरते दम तक। दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक जो था तो गयासुद्दीन तुगलक ने यातायात और डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित किया, बहुत अच्छे तरीके से सुधारा, और ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी है। मतलब डाक व्यवस्था को, जो यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। ठीक है, हालांकि डाक व्यवस्था पहले से चल रही थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करा उसने, पूर्ण रूप से अच्छे से व्यवस्थित किया, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, अब चल तो पहले से रही थी, ऐसा नहीं कि पहली बार इसने स्टार्ट किया, पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय इसी को जाता है सल्तनत काल में। और उसने कई भूमि सुधार किए। ठीक है, भूमि सुधार किया उसने, लगान 110 से 115 के अंतर को भी माफ़ कर दिया उसने। 110 से 111 110 नहीं, 1/10 से 1/15 तक का अंतर को माफ़ किया, और 1/10 से लेके 1/11 जो है, 1/10 से लेके सबसे 1/11 के से ज़्यादा उसने मना कर दिया कि वह किसी से लगान नहीं वसूलेगा। ठीक है, इसके अलावा उसने नहरों का निर्माण किया अपने राज्य में। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। उसने खेत और चारागाह को कर मुक्त किए, लगान में कमी की। ठीक है, नहरें बनवाई उसने, उद्यान भी लगाए। ठीक है, तो इस प्रकार से कृषकों को लुटेरों से बचाने के लिए जगह जगह दुर्गों का निर्माण भी किया। कई कार्य उसने यहाँ पर किए। नहरों का निर्माण करने वाला सर्वाधिक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने देखा कि जो अव्यवस्था फैल गई थी, उस अव्यवस्था, जब खिलजी वंश का अंत हुआ तो काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी अलाउद्दीन खिलजी के बाद, तो कई शासकों ने अपने आप को क्या कर दिया था, दिल्ली सल्तनत से अलग करके उनकी सत्ता मानने से मना कर दी थी। तो इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत पर पहला अभियान किया, और जो पहला अभियान था वो था तेलंगाना यानी कि वारंगल के खिलाफ। तेलंगाना की राजधानी क्या थी? वारंगल। तो इस प्रकार से गयासुद्दीन ने वारंगल के खिलाफ सन 1321 में हमला किया। उस समय राजा था प्रतापरुद्रदेव, लेकिन यह स्वयं नहीं गया, इसने अपने बेटे जूना खां को भेजा। जूना खां को भेजा,
जूना खां दक्षिण गया। दक्षिण जाने के बाद उसने देखा कि जैसे ही वो दक्षिण में जाता है तो उसी समय एक अफवाह फैल जाती है कि गयासुद्दीन तुगलक मर गया, तो ये वापस चला आता दिल्ली। लेकिन वहाँ आके इसको बड़ा पता लगता है कि ये तो एक झूठी खबर थी, जिस वजह से दोबारा 1323 ईस्वी में तेलंगाना गया और तेलंगाना को जीत कर प्रतापरुद्र देव को मार दिया गया। कहते हैं कि प्रतापरुद्र देव को मतलब पकड़ के दिल्ली लाया गया, जहाँ उसकी हत्या कर दी गई है, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका क्या हुआ बाद में पूर्ण रूप से विद्वानों को पता नहीं है। 1323 में उसने पुनः आक्रमण करके तेलंगाना को जीत लिया और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसलिए सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली में मिलाया गया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। मतलब अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत को जीता, लेकिन दक्षिण भारत को जीतने का उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो था धन लोलुपता, धन की प्राप्ति, लूटपाट मचाना। उसने कभी भी दिल्ली सल्तनत में उन दक्षिण भारत के राज्यों को नहीं मिलाया। भले ही मलिक काफूर दक्षिण गया, लेकिन उसने कभी मिलाया नहीं। दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का सबसे पहला बार जो नाम आता है वो आता है गयासुद्दीन तुगलक के समय में, और वह राज्य था तेलंगाना का वारंगल क्षेत्र। वारंगल मतलब वारंगल भी आएगा तब भी एक बात है तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। राजा हमेशा राजधानी में बैठता है, तो जिसमें सर्वप्रथम वारंगल था और तेलंगाना का नाम इन्होंने सुल्तानपुर रख दिया, नाम भी बदल दिया उसका। तो इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय में मिलाया गया, तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम हमला करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में जाने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, दोनों में अंतर है। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी मिलाया नहीं था, याद रखना। ठीक है, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में जाजनगर यानी कि उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ का अभियान किया। जाजनगर को हराया भानुदेव द्वितीय था। ठीक है, उसको हरा के उसको दंडित किया। 1324 का एक राजमुंदरी अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया। अब ये जूना खां कौन है मैं बताता हूँ यहाँ पे। यह है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जूना खां, वास्तविक नाम। तो मोहम्मद बिन तुगलक को किस अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है कहेंगे तो राजमुंदरी अभिलेख है, जो कहाँ मिला है, उड़ीसा से मिला है। राजमुंदरी से जगह है वहाँ पे, राजमुंदरी से मिला है, 1324 का है। तो यह जो 1324 का जो अभियान है यह अपने पिता के समय में किया गया अभियान है इसका। ठीक है, राजमुंदरी अभिलेख से उसको दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है, उस समय इसके वहाँ पर दक्षिण अभियान के समय मंगोल आक्रमण भी हुए, लेकिन इसने मंगोल आक्रमण का अच्छे से सामना किया। ठीक है, और मंगोलों को पराजित भी किया। ठीक है तो सल्तनत की सेना ने मंगोलों की सेना को 2 स्थानों पर पराजित किया। बहुत से मंगोल बंदी बना लिए गए। ठीक है, अली गुरसफ्स जो था, अलाउद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अली गुरसफ्स भी है, तो उसकी सहायता से इसने वहाँ पर मंगोलों को हराया था। ठीक है, गुजरात अभियान भी हुआ। इसके बाद 1322 ईस्वी में इसने एक अभियान किया जो था बंगाल अभियान। बंगाल का अभियान किया और तिरहुत का अभियान किया। 1322 में इसने बंगाल को जीता, स्वयं गया था बंगाल ये, और बंगाल को इसने जीता था। ठीक है, इसके बाद क्योंकि बंगाल में उस समय बलवन के कुछ जो पुत्र थे उसके वंशज रहते थे, उन्होंने आपस में लड़ाई थी, तो इसलिए उन्हीं के एक पुत्र ने जो था नसरुद्दीन, उसी ने सुल्तान को बुलाया था कि यहाँ पर हमला कीजिए और मेरे जो मतलब मेरे को राज्य सौंपिए। उसके बाद 1324 में वापस आते हुए तिरहुत को भी इसने जीता था, तिरहुत को जीता। ठीक है, तिरहुत को जीतने के बाद आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, ये आया आपका दिल्ली। दिल्ली में इसके बेटा जूना खां जो था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक इसके स्वागत में भव्य लकड़ी का महल बनाया था। ठीक है, लकड़ी का महल बनाया था। यह जगह थी अफगानपुर, जो दिल्ली से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर बताई गई है। कहते हैं कि वहाँ पर जब क्या चल रहा था, उत्सव मना रहे थे, तो हाथियों का डांस चल रहा था, मतलब हाथी उछल रहे थे, तो लकड़ी का महल गिर गया और लकड़ी के महल में गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दबकर इसकी मृत्यु हो गई। तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसमें कई इतिहासकार इसको क्या कहते हैं कि पूरी सुनियोजित कार्य बताते हैं, यानी कि कई लोग कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को उसके बेटे ने ज़बरदस्ती मतलब इसमें मरवा दिया था, इसमें उसकी एक चाल थी, बट कई लोग इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कई लोग इसको एक्सीडेंट ही मानते हैं। तो जब ये जाता है गयासुद्दीन तुगलक बिहार, सॉरी ये आपका
पूर्व बिहार में, पंजाब, ये आपका बंगाल साइड में। तो उस समय यह निजामुद्दीन औलिया से कहता है कि मेरे वापस आने तक आप क्या छोड़ देना, दिल्ली छोड़ देना। क्योंकि निजामुद्दीन औलिया के ये वैसे भी चिढ़ा हुआ था, एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा था कि इसके बेटे को निजामुद्दीन औलिया ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहते हैं कि राजा बनने और उसका जो राजा बनने का वरदान, मतलब कहते हैं ना आशीर्वाद वगैरह दिया था, तो उससे चिढ़ गया था। जैसे आगे हम पढ़ेंगे सिखों के गुरुओं के साथ भी ऐसे हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि चिढ़ गया था, तो इसने कहा था कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाना मेरे आने तक। तो इन्होंने एक उक्ति बोली थी, वो उक्ति थी हुनूज दिल्ली दूरस्त। किन्होंने बोली थी? निजामुद्दीन औलिया ने। शेख निजामुद्दीन औलिया ने एक वर्ड बोला था हुनूज दिल्ली दूरस्त। बहुत ही बार पूछा गया कि ये वर्ड किसने किसको बोले, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुका है। तो गयासुद्दीन तुगलक को बोला था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने बोला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत तो हुनूज दिल्ली दूरस्त का मतलब दिल्ली अभी दूर है, तो उन्होंने बोला था दिल्ली बहुत दूर है, मतलब कहाँ बंगाल और कहाँ दिल्ली बहुत दूर है। तो बंगाल और दिल्ली में बीच में गैप है। और कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया से उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद ये मर गया था। तो कुछ लोग विद्वान ये भी कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया को परेशान करने की वजह से ही वह महल गिर गया था, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के पूरब में तुगलकाबाद नामक नगर बसाया, तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। उसमें एक दुर्ग बनाया, उसको 56 कोट का दुर्ग कहते हैं, ठीक है। स्वयं का मकबरा भी उसने बनाया था, ठीक है। तुगलक शैली का प्रारंभ उसके मकबरे से ही हुआ है। सबसे पहले तुगलक शैली जो मिलती है वो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर ही मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक का यह कार्यकाल रहा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक मलिक फ़खरुद्दीन इसका ओरिजिनल नाम था, और उसको गाजी मलिक भी कहा, सॉरी गाजी मलिक नहीं, मलिक फ़खरुद्दीन भी था, और जिसको जूना खां भी कहा जाता है, जूना खां, ठीक है। तो जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ग्रहण करके 1325 में गद्दी पर बैठता है, जिसके बारे में हमको जानकारी दो प्रमुख स्रोतों से मिलती है। एक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो बर्नी ने लिखी है, और एक है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था, जो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था, ठीक है, जो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वह भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे सुल्तान दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और 1342 ईस्वी में उसको दूध बना के चीन भी भेजा था, ठीक है। अपना दूध बना के उसने कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। और उसे दिल्ली का काजी, काजी मतलब ऐसे न्यायाधीश हम कह सकते हैं, काजी उल कुजात होता था, तो काजी मतलब इसको न्यायाधीश भी नियुक्त किया था, काजी नियुक्त किया था दिल्ली का, ठीक है, इब्न बतूता को। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो अपनी यात्रा करने यहाँ भारत आया था, ठीक है। तो उसका यात्रा वृत्तांत जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कई लोगों ने लिखा है। कुछ उसको विधर्मी बोलते हैं, कुछ उसको रक्त पिपासु बोलते हैं, कुछ को पागल बादशाह बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, तो वो सनकी था, वो रक्त पिपासु था, पागल था। तो इस प्रकार से उसके कई नाम रखे गए हैं, ठीक है। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था, जो उसके पिताजी ने उसको दिया था, और जो कुछ उसने बहुत जीता, वो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था, ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत था। क्योंकि उसके समय में जो प्रांतों की संख्या है वो है 23 प्रांत। 23 प्रांतों में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बटा हुआ था, ठीक है। तो ये जो प्रांत थे ये 23 थे उसके समय के। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब वो गद्दी पर बैठा, शुरुआत में तो राज्यारोहण के बाद 40 दिन तक तुगलकाबाद में ही रहा, और बाद में वो दिल्ली आया, ठीक है। शुरुआत में वो तुगलकाबाद में रहा, जहाँ उसके पिताजी ने नया नगर बसाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी बैठा, तो उसके कुछ उदार शासन प्रबंध उसने किए, बहुत उदार। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जनता को सबसे पहली बार सिक्कों के माध्यम से मतलब उसको सिक्कों के माध्यम से जनता को राजत्व का सिद्धांत समझाया,
कि राजा का वही राजत्व जो बलवन था, बलवन का जो राजत्व सिद्धांत था उसने सिक्कों में सिक्कों में उसने के माध्यम से समझाया। उसने सिक्कों पर सुल्तान ईश्वर है, सुल्तान ईश्वर की छाया है, इस प्रकार के शब्द खुदवाए। तो राजत्व का सिद्धांत हुआ ना, जैसे बलवन ने भी कहा अपने आप को, तो इस वजह से राजत्व का सिद्धांत हुआ। तो उसी प्रकार से इसने भी लोगों को समझाया। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का एक प्रयास भी किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया उसने कि सती प्रथा रुक जाए हिंदुओं की, ठीक है। उसके अलावा होली में भाग लेने वाला सबसे पहला दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक ही है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला राजा जिसने हिंदुओं के होली में भाग लिया, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। वो दिल्ली का पहला शासक था जिसने यहाँ भाग लिया। इसके अलावा चूँकि वो चिश्ती जो इससे पहले थे तो उनका बड़ा शिष्य था, तो इसलिए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाने वाला भी पहला शासक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने कई धार्मिक कार्यों में भाग लिया। उसके कुछ इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो उसने योजनाएं अपनी जारी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। वो क्या कहते हैं, शिक्षा में सबसे अव्वल था, दर्शन शास्त्र में था, ज्योतिषी में अव्वल था वो, ठीक है। मतलब वो शिक्षा में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा का धनी था, ठीक है। वो सदैव नई योजना बनाते रहता था। जो उसकी कुछ 5 योजनाएं हैं जिसके बारे में बर्नी ने लिखा है, मैंने आपको बताया बर्नी ने किताब लिखी थी, तो बर्नी ने जो अपनी किताब में लिखा है उसकी 5 योजनाओं के बारे में, जो उसकी असफल योजनाओं में गिनी जाती हैं। और यह जो असफल योजनाएं हैं, इन असफल योजनाओं की वजह से उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, ठीक है। तो ये असफल योजनाएं क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह असफल योजना क्या है देखते हैं। यह असफल योजना है, एक था दोआब में राजस्व की वृद्धि, पहला राजधानी का परिवर्तन 1326-27, सांकेतिक मुद्दा 28-29, खुरासान व कराचिल का अभियान 37-38 में। ये जो उसकी 5 हैं, मतलब खुरासान अलग है, कराचिल अलग है, टोटली जो योजनाएं हैं उसकी, अगर हम वहाँ 4 या 5, इन योजनाओं की वजह से वो काफ़ी चर्चित रहा। और ये योजनाएं उसके जो उसके शासनकाल में रही वो काफ़ी उससे प्रभावित उसको किया। चाहता तो वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, मतलब चाहता वो जनता का भला के लिए था, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो उसका साथ नहीं दिया। हुआ क्या कि दोआब में जो राजस्व वृद्धि इसने की सबसे पहले, तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा दूसरा शासक था जिसने यह क्या करा, मोहम्मद भू राजस्व पर ध्यान दिया, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्या करा, सूबों की आय व्यय, दोआब में जो सूबे थे, सूबे की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए सबसे पहले रजिस्टर बनाया और एक नया अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था शताधिकारी। शताधिकारी नाम का व्यक्ति का जो पद था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाया है। यह क्या करता था, 100 गाँवों के लगान वसूल करने के लिए अधिकारियों पर नियंत्रण, तभी तो शता हुआ ना, शत हुआ ना, ये देखो शताधिकारी होता ना, प्रतिशत लिखते हैं, शत मतलब 100, तो 100% कहते हैं हम, तो 100% हुआ उसका मतलब। तो शताधिकारी मतलब हुआ कि 100 गाँव के अधिकारियों का ऊपर जो अपना क्या नियंत्रण रखता था। ऐसे अधिकारी जो लगान वसूल करते थे उनके ऊपर नियंत्रण रखता था शताधिकारी, ठीक है, जो रजिस्टर को मेंटेन करता था। उसने प्रचलित लगान में 1/10 से लेकर 1/20 तक वृद्धि करी। उसने देखा कि जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, जो आपका पूरा दोआब क्षेत्र है, ये आपका बिहार से लेकर बंगाल तक का ये जो दोआब क्षेत्र है, इस दोआब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या होता है, फसल उगाई जाती है और बहुत ज़्यादा संपन्न था उस समय, सर्वाधिक दोआब से ही पैसा आता था, खाद्यान्न मिलता था। तो इसने 1/10 से 1/20 तक वृद्धि कर दी और इसके अतिरिक्त नए कर भी लगा दिए। चराई कर और घरी कर को सख्ती से वसूल भी कर दिया। लेकिन हुआ क्या, सन 1334 ईस्वी में दोआब में अकाल पड़ गया। 34-35 में भयानक अकाल पड़ गया। अकाल तो पड़ गया, लेकिन ऐसी स्थिति में करों की वृद्धि जारी रही
करों पर कोई ढील नहीं दी गई। आपने सुना होगा एक वर्ड आता है तुगलकी फरमान। आपने कई बार डिबेट टीवी में या कैसे तुगलकी फरमान, बस तुगलकी फरमान का मतलब होता है एक बार जो बोल दिया बस उससे पीछे नहीं हटना है, उससे बोलते हैं तुगलकी फरमान। कि मतलब तुगलकी फरमान सुना दिया है अब तो पीछे हटेगा ही नहीं। तो तुगलकी फरमान यही यहाँ पर यही होता है कि तुगलकी फरमान जो इन्होंने यहाँ पर जारी किया और पीछे हटे ही नहीं। जब अकाल पड़ गया लेकिन क्या हुआ, भू राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व लेते रहे। इससे क्या हुआ कि जनता ने विद्रोह कर दिया, किसानों ने कई अधिकारियों की हत्या कर दी, जिस वजह से किसानों ने राजस्व अधिकारियों सैनिकों की हत्या कर दी। पूरे दोआब क्षेत्र में विद्रोह फैल गया, हजारों व्यक्ति मारे गए। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने सेना भेजकर वहाँ पर कहते हैं कि किसानों को गाजर मूली की तरह काट दिया। बहुत से लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। तो यह जो उसकी जो दोआब में राजस्व वृद्धि वाला जो क्षेत्र जो मतलब कार्य था, जो उसने सोचा कि मैं ज़्यादा राजस्व कमाऊंगा, यह भी इसका फेल हो गया। पहली यह जो उसकी मतलब कहें योजना थी वो फेल हो गई। दूसरी योजना जो उसकी रही वो रही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन जो रही दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की 1326-27 ईस्वी के आसपास। अब ये जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा है इसके जीवन का सबसे विवादास्पद जो ये रहा है, ये है आपका राजधानी परिवर्तन ही है। इसकी लाइफ का सबसे विवादास्पद कार्य। दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित करने का निर्णय उसने क्यों लिया, इसके ऊपर बहुत से मतलब जो विद्वान हैं उनका अपना अपना तर्क है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो मतलब तर्क है जो बीच का है वो ये है कि इसका जो क्षेत्र था वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। दौलताबाद था बीच में, महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक। अब ये चाहता था कि उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति जो थी उनमें एकता है। यानी कि मैं क्या करूं, बीच में रहूं, जहाँ से दक्षिण भारत में हुए विद्रोहों को भी दबाया जा सके और उत्तर भारत में हो रहे विद्रोह को भी दबाया जा सके। तो इसलिए इसने बीच की एक जगह चुनी जिसमें इसने देखा कि दक्षिण भारत में बहुत विद्रोह होते थे पहले भी, दक्षिण भारत अलग हो जाता था, दिल्ली से कहाँ साउथ इंडिया बहुत दूर पड़ता, तो इसलिए इसने कहा बीच का एक ऐसी जगह चुना जाए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तुरंत उत्तर भी जा सकते हैं, तुरंत दक्षिण भी जा सकते हैं। वो था दौलताबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता था। लेकिन हुआ क्या, इसकी किस्मत यहाँ भी खराब थी। सन 1334 में माबर तमिलनाडु में विद्रोह हुआ। तो विद्रोह को दबाने के लिए इसने कहा खुद ही गया ये तमिलनाडु, लेकिन वहाँ पर उस समय महामारी बीदर पहुँचे जब ये, तो बीदर पहुँचते ही क्या हो गया, वहाँ पर प्लेग की महामारी फैल गई। सुल्तान के कई सैनिक जो हैं वो मर गए प्लेग से। उस समय लाला बीमारी थी, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक भी इसकी चपेट में आके बीमार पड़ गया और खबर फैल गई दक्षिण भारत में कि सुल्तान मर गया, जिस वजह से दक्षिण भारत के सभी राज्य लगभग स्वतंत्र हो गए। ठीक, सभी राज्य क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इस टाइम पीरियड आप देख रहे होगे यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य आगे पढ़ेंगे, सब स्वतंत्र हो गए वो। इसके बाद जब उनको पता लगा कि राजा भी मर गया है प्लेग से, तो इसने आनंद फानन में सन 1335 ईस्वी में क्या किया, 1335 में दिल्ली को पुनः राजधानी बनाने के लिए अपने ऑर्डर जारी किया कि सब लोग दिल्ली चलो और दिल्ली को पुनः राजधानी बनाए। यानी कि एक बार दिल्ली से दौलताबाद ले गया करोड़ों रुपए खर्च करके, एक बार फिर दिल्ली से ये दौलताबाद से वापस दिल्ली आ गया। तो इस प्रकार से यह एक कि इसमें कुछ नहीं उसको हुआ, मतलब नुकसान हुआ। फ़ायदा क्या रहा, मतलब एक दूरगामी अगर हम देखें तो दूरगामी क्या परिवर्तन रहे कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो थे उस समय, जो चिश्ती निजामुद्दीन जो मतलब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वो दक्षिण भारत, क्योंकि सभी को जाना था, ऑर्डर तो था कि राजा ने कह दिया कि सब चलो भाई दक्षिण भारत, तो सभी दक्षिण भारत चलेंगे, सब दक्षिण भारत के लिए लग गए रास्ता। लेकिन शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत तो गए लेकिन वापस नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया वापस आने से। तो इसलिए वो तेलंगाना में दक्षिण भारत में रह गए, मतलब दौलताबाद में रह गए और दौलताबाद को अपने शिक्षा केंद्र बनाया। और दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला की नींव गरीब नहीं रखी। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला जो ये आपका सूफी लोग दक्षिण भारत तभी गए, उससे पहले दक्षिण भारत सूफी लोग नहीं जाते थे, उतना कम थे, क्योंकि उत्तर भारत में ही सूफी लोग आए थे, उत्तर भारत में रहे। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत बुरहानुद्दीन गरीब ने ही की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है, बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 असफलताएँ, जो 4-5 सफलताएँ, वो तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब चलते हैं आगे अगली में, ठीक है, और वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो सन 2829 में किया इसने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का जो इसने आइडिया लिया था वो चीन और ईरान से लिया था। चीन में सक्सेसफुल रही, ईरान में भी सक्सेसफुल रही, लेकिन पूर्ण रूप से सक्सेसफुल ईरान में नहीं रही।
लेकिन चीन से इसने सांकेतिक मुद्रा के लिए ऐसा किया था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांकेतिक मुद्रा इसलिए चलाई गई थी क्योंकि पूरे विश्व में क्या हो गई, चांदी की कमी हो गई थी, चांदी के उसमें कम थी, तो इसलिए इसको पैसा बचाना था। दूसरी बात ये था कि इसने इसलिए सांकेतिक मुद्रा चलाई क्योंकि उस समय इसको बहुत सारे युद्ध करने थे, आसपास के क्षेत्रों में जो आसपास के राज्य थे उनको जीतना था, युद्ध करना था, इसलिए इसको पैसे की आवश्यकता थी। पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय सिक्के आज की तरह धातु के थोड़ा बनते थे, उस समय सिक्के तो चांदी के थे या सोने के थे, ठीक है। तो चांदी और सोने के सिक्के थे, तो इसलिए उस समय के सिक्कों को अब चांदी बचानी थी, तो चांदी बचानी थी, तो इसलिए इसको क्या करना, एक सांकेतिक मुद्रा चलानी थी, यानी कि जिसकी वैल्यू मुद्रा जैसी हो लेकिन वो चांदी की ना हो। तो कुछ लोग कहते हैं इसने चमड़े के चलाए, कोई कहते हैं इसने कांसे के चलाए, कोई कहते हैं तांबे के चलाए, कोई कहता है पीतल के चलाए, ठीक है, वो अलग अलग विद्वानों के अलग मत हैं। तो सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा चलाने से पहले इसने दोकानी नामक एक तथा दिनार नामक सिक्के भी चलाए। दोकानी नामक सिक्का का प्रचलन इसने सबसे पहले किया। नया सिक्का चलाया इसने। दोकानी नामक सिक्का किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, पूछा था बहुत बार। इसके अलावा टका भी चलते थे उस समय, अदली भी चलते थे, ठीक है, चलते थे मतलब पहले से ही। तांबे का, चांदी का सिक्का टका और तांबे का जीतल भी चलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद करवा दिया था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाने, जो कलमा खुदते थे वो बंद कर दिए थे इसने, कलमा वगैरह खुदवाना इसने ही बंद कराया। इसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांसे को चुना। कांसा होता है ना एक ब्रॉन्ज, उसको चुना इसने, कांसे को चुना और कांसे के सिक्के बनाए। अब इसने सिक्के तो बना दिए, लेकिन सिक्कों में कोई इस प्रकार के, जैसे कि आज हम देखते हैं ना नोट होते हैं, नोटों में कई प्रकार की सेफ्टी होती है, जैसे हम देखते हैं कि ऐसा देखेंगे, ऐसे तिरछा देखेंगे तो ऐसा देखेंगे, होता है ना। लेकिन इसके समय में कांसे के सिक्के में कोई ऐसे इस टाइप की कोई ऐसी चिन्ह नहीं बनाए गए थे, नॉर्मल बनाई गई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, घरों घरों में सिक्के ढालने शुरू कर दिए, अपने घरों में टकसाल खोल दिए लोगों ने। भाई सिंपल सी बात है, जाली नोट है ना, जाली नोट है। अब आपको पता है कि एक नोट है कागज़ का, ठीक है, वो नॉर्मल सा नोट है, उसमें 100 रुपये लिखे हैं हाथ से और वो चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया चल रहा है, तो फिर सब घर में हाथ से ही नोट बनाएंगे। तो उस समय क्या हुआ कि हर घर में टकसाल खुल गए। लोगों ने क्या किया, नकली नोट, नकली जाली के सिक्के बनाने शुरू, घरों घरों में भाई बनाने शुरू किए और बाज़ारों में ले गए, जिस वजह से इससे इसको बहुत घाटा हुआ। घाटा क्या हुआ, इसका जो विदेशी व्यापार था वो ख़त्म हो गया। विदेश के लोगों ने अपना सामान बेचना बंद कर दिया यहाँ भारत में। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई जाली नोट है, जाली नोट है, लोगों ने जाली नोट निकाल दिए, यानी कि जाली सिक्के निकाल दिए हैं। उन सिक्कों का अब क्या होगा, तो इसलिए लोगों का एक तो हो गया कि लोगों ने वो यहाँ पर अपना व्यापार बंद कर दिया, राजा को व्यापार में भी घाटा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये वाला जो आइडिया था ये भी फेल हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सभी दुकान घरों में खुल गए। एडवर्ड टॉमस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहते हैं। तो धनवानों का राजकुमार किसे कहा गया है, कभी क्वेश्चन आएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, एडवर्ड टॉमस द्वारा, ठीक है। तो कहते हैं कि चांदी के सिक्कों, बाद में इसने क्या करा, अब इसको पता लग गया विदेशी व्यापारियों ने भारत में माल देना बंद कर दिया, तो उसने जितने भी सिक्के थे मार्केट में चल रहे थे उन सभी को सोना और चांदी के सिक्कों में बदलने का निश्चय किया। घाटा हुआ नहीं हुआ। अपने सिक्के इसने पता नहीं कितने निकाले होंगे, लेकिन लोगों के द्वारा बनाए गए जाली नोटों को भी इसने क्या कर दिया, चांदी और सोने में परिवर्तित कर दिया, जिससे इसका बोझ और बढ़ गया खजाने पे और इसको नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान इसको झेलना पड़ा। अगला जो आता है, इसके बाद आता है आपका खुरासान अभियान, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खुरासान अभियान। खुरासान अभियान जो था ट्रांस ऑक्सियान क्षेत्र में था। ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र यानी कि हम कहें आपका मिस्र वाला जो क्षेत्र है, आपका मिस्र और अरब का जो बीच का क्षेत्र है, वहाँ पर था। वहाँ पर इसका एक दोस्त था तमासरीन नाम का था उसका। ये जो दोस्त था इसका तमासरीन, यह तमासरीन से इसने एक संधि की थी कि हम अगर जीतेंगे, दोस्त था, तो उसने कहा कि भाई हम जीतेंगे, युद्ध करते हैं, जीतेंगे तो हम पैसा जो होगा या फिर क्षेत्र जो होगा बांट लेंगे। इसने 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया, उनको एडवांस पेमेंट भी कर दी, यानी अग्रिम वेतन दे दिया, युद्ध करने जाना है, तैयार रहना। हुआ क्या, ईरान और मिस्र में संधि हो गई अचानक। इसके युद्ध से जाने से पहले ही संधि हो गई और सेना इसको भंग करनी पड़ी। सेना भंग करनी पड़ी, अग्रिम वेतन तो पहले ही दे दिया था, कई लोगों को घर बैठना पड़ा, ठीक है, लोग इससे और दुखी हो गए। और इसके बाद क्या, इसको जो अग्रिम वेतन इसने दिया था वो सब का सब बर्बाद चला गया इसका। तो यह भी इसका जो खुरासान अभियान था ये भी बेकार रहा। इसके बाद कराचल अभियान होता है जो 1337 में होता है, जिसमें इसने उत्तराखंड पर हमला किया, अपने कुमाऊँ एरिया पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये आपके उत्तराखंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
तो कुमाऊं का क्षेत्र था यह कराचिल अभियान ऐसा माना जाता है, जिसको जिदिया शहर पर अधिकार किया। कुछ लोग उसको जिदिया शहर को मतलब सच नहीं मानते, कोई कहते हैं कि ये दक्षिण में था, कोई कहते हैं उत्तर में था, लेकिन ये कुमाऊं क्षेत्र ही माना जाता है। जिदिया शहर में इसने यहाँ पर हमला किया कराचिल अभियान का दौरान, ठीक है। यहाँ पर इसको पूर्ण असफलता तो नहीं मिली, कुछ इसने जीते थे। बाद में कहते हैं कि कुमाऊं के राजा ने, जो मतलब जहाँ पर इसने किया था वहाँ के राजा ने इसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। तो स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, तो इस प्रकार से इसको पूरा नुकसान नहीं हुआ, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ जो भी इसका रहा। तो इस प्रकार से इसके जो थे 4 आपके जो ये इसके प्रमुख जो इसके जो काम थे वो असफल रहे थे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं इसको।